हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमारा होगा आज का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर मोशन पढ़ चुके थे। तो मोशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो बॉडीज़ हैं उनका स्टेट ऑफ बॉडीज़ क्या है, जो बॉडीज़ हैं उनकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं। दो स्टेट था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, इसको हम लोगों ने ठीक से पढ़ा था। और जो बॉडीज़ हैं इनका कोई तीसरा पोजीशन नहीं होता, सिर्फ दो ही पोजीशन, या तो बॉडी रुकी होगी रेस्ट में होगी या कोई बॉडी मोशन में होगा। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है, उसका रीज़न क्या है, क्यों रेस्ट में है या क्यों मोशन में है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर जाती है, कैसे डिक्रीज़ कर जाती है। किसी मूविंग बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है, या कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का मेन रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा होता है बॉडीज़ में, इन सब का जो आंसर है ये इसी चैप्टर मिलेगा आपको। चैप्टर क्या है आपका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो फोर्स है इन सब का रीज़न था, जो मैंने पूछा कि जो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, क्यों ऐसा होता है कि कोई बॉडी मोशन में आ गई, जो रेस्ट में था मोशन में आ गया, जो मोशन में था वो रेस्ट में आ गया। जो बॉडी मोशन में है उसका स्पीड चेंज हो गया, चेंज मतलब उसका स्पीड इंक्रीज़ कर गया या उसका स्पीड डिक्रीज़ कर गया। बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो भी चेंज हो गया, मूविंग बॉडी रेस्ट में आ गई। तो इन सब का जो रीज़न था मेन, जिस वजह से ऐसा होता है, वो क्या था, फोर्स। फोर्स क्या होता है, अब फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे अरिस्टोटले, उसको हिंदी में हम लोग अरिस्टो भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, मान लिया कि कोई बॉडी है जो एक सरफेस मान लेते हैं यहाँ पर है, तो सरफेस पर कोई बॉडी ये मोशन में है, अगर कोई बॉडी है और ये मोशन में है, कुछ दूर जाने के बाद में क्या होता है, बॉडी रेस्ट में आ जाती है। यहाँ माने ये बॉडी कहाँ आ गई, रेस्ट में। इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। मान लिया वेलोसिटी यू से आ रही थी, कुछ दूर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो क्यों बॉडी रुक गई, एरिस्टोटले ने कहा था कि बॉडीज़ का अपना एक नेचुरल टेंडेंसी होते हैं। क्या होता है इनका, एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। बॉडीज कम्स टू रेस्ट इन दिस पोजिशन ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी, ये कहा था एरिस्टोटले। जो बॉडीज कुछ दूर चलने के बाद में अपने आप रेस्ट में आ जाती हैं, तो उनका कहा गया, उन्होंने बताया कि बॉडीज़ का अपना एक नेचुरल टेंडेंसी होता है जिससे वो बॉडी रेस्ट में आती है। ये किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटले। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटले इन्होंने कहा कि जो बॉडी मोशन में है वो चलते चलते कुछ दूर जाने बाद में क्या होता है कि वो अपने आप रेस्ट में आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उन्होंने नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन इन्हीं के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद में दूसरे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या बताया कि कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो बिना किसी रीज़न के रेस्ट में आ जाए। कोई बॉडी ऐसी नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न उसका होगा। विदाउट एनी रीज़न नो वन बॉडी कैन कम टू रेस्ट। कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो अपने आप बिना किसी रीज़न के रेस्ट में आए। ये बताया उन्होंने कि जो बॉडीज़ हैं वो रेस्ट में क्यों आती हैं,
अगर कोई बॉडी, हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये बॉडी मोशन में है, इधर जा रही है, तो इस बॉडी और सरफेस जिस पर ये बॉडी, जिस सरफेस पर बॉडी मोशन में है, चल रही है, उस सरफेस और बॉडी के जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उसमें क्या होता है, एक फोर्स काम करता है जो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होता है। मतलब किधर, अगर ऐसे मान लीजिए इसको सरफेस था ये, और ये बॉडी है मोशन में इस टाइप से, अगर ये बॉडी है और ये मोशन में है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, और ये सरफेस हो गया, तो जो प्लेन है, जिस सरफेस पर है, जिस प्लेन पर मोशन में है, ये सरफेस और बॉडी का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स काम करता है। इसको बोला उन्होंने, क्या है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर मोशन में होती है, तो बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स रेस्ट में आती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बॉडी के मोशन का अपोजिशन करता है, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। जो बॉडी है वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और कुछ दूर चलने के बाद में वो रेस्ट में आ जाएगी, चलना बंद हो जाएगा। ये रीजन बताया था इसने, गैलीलियो गैलीली, ये बताया था कि विदाउट रीजन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बताया ना कि एक नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की होती है। किसने कहा, एरिस्टोटल ने कहा कि बॉडीज़ की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से, जिसके रीजन से वो रेस्ट में आती है। लेकिन जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने क्या बताया कि इनका जो स्टेटमेंट था एरिस्टोटल का, वो गलत है, उसको रॉन्ग कर दिया। उन्होंने ये बताया कि नेचुरल टेंडेंसी बॉडीज़ की नहीं होती है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पर काम ना करता तो ये बॉडी रेस्ट में ना आती और ये कंटिन्यूसली मोशन में रहती, कभी भी रेस्ट में ना आती। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था इन दोनों बॉडीज़, मतलब सरफेस और जो बॉडी मोशन में थी, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट, इसका मोशन किधर है, लेफ़्ट टू राइट है, तो सरफेस जो प्लेन था, प्लेन और इस बॉडी का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट था, जितना एरिया कांटेक्ट आया, उस पर क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो कि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होता है और इस बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। तो टॉपिक हमारा होगा फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है, इन्फ्लुएंस है, या इसको हम पुश या पुल भी कहते हैं, जिसके कारण, जिस एक्सटर्नल एफर्ट की बात कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, इस इन्फ्लुएंस या एफर्ट के कारण क्या होता है, ये किसी बॉडी के पोजीशन या उसके स्टेट को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। मतलब हमारे यहाँ जो स्टेट का मतलब था, स्टेट ऑफ बॉडीज, स्टेट ऑफ बॉडी मीन्स रेस्ट और मोशन। जो बॉडी हैं उनके सिर्फ दो ही स्टेट हो सकते हैं, रेस्ट या मोशन। तो जो बॉडी रेस्ट में है, एक्सटर्नल एफर्ट या इन्फ्लुएंस, पुश या पुल, जो भी आप एक्शन अप्लाई करते हैं बॉडी पर, वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में भी आ सकता है या उसका स्पीड चेंज हो सकता है। हाँ, स्टेट ऑफ बॉडीज़ का मीनिंग था रेस्ट या मोशन। तो जो भी है एक्सटर्नल एफर्ट हम लोग अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, एक्सटर्नल एफर्ट हो या इन्फ्लुएंस, या हम इसको पुश या पुल के फॉर्म में कह सकते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं एक्शन, इस एक्शन से क्या होता है, जो बॉडी है रेस्ट में या मोशन में है, उसके स्टेट में चेंज आता है। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, या मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, या मोशन में ही रहे लेकिन उसका स्पीड चेंज हो सकता है। जो भी हो, तो है क्या, एक एक्सटर्नल एफर्ट है। क्या है ये? एक एक्सटर्नल एफर्ट है
या इन्फ्लुएंस है, इसी को हम पुश या पुल भी कहते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, एक पुश या पुल है। किसी बॉडी को हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं। तो बॉडी पर जो अप्लाइड पुशिंग या पुलिंग का जो एक्शन है, अगर ये एनफ है तो बॉडी के स्टेट में ये चेंज लाएगा। जैसे हम कह लें कि हम अपने हाथ से दीवार को पुश करें, तो जो दीवार है जिसको हम पुश कर रहे हैं वो पुश तो नहीं हो पाएगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स है पुशिंग का वो क्या है, एनफ नहीं है। तो इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि हमने सिर्फ फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया। हाँ, लेकिन अगर लाइट बॉडी है और उस बॉडी के मूवमेंट के लिए जो आवश्यक फोर्स चाहिए, अगर उतना फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल अगर रेस्ट में है, अगर फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, अपने पैर से उसको किक करता है, तो फुटबॉल जो रेस्ट में था अब मोशन में आ जाएगा। रीज़न क्या था कि जो अप्लाइड फोर्स था बाय किकिंग वो पर्याप्त था उसके मूवमेंट के लिए, इसलिए मोशन में आया। लेकिन जो दीवार पर हम पुश करते हैं या उस पर किक करते हैं, कुछ भी कर ले, दीवार के मूवमेंट के लिए पर्याप्त फोर्स नहीं है, तो वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा। तो इस टाइप से एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो बॉडी के पोजीशन में चेंज लाता है, उसके स्टेट में चेंज आता है। इसी को लिखा, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट और इन्फ्लुएंस और पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। तो जो फोर्स है, इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, फोर्स को हम अपने डेली लाइफ में हमेशा 24 आवर्स फील करते हैं। विदाउट फोर्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हम कुछ ना कुछ फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तभी हमारी जो दैनिक जीवन है, जो हमारा डेली लाइफ है, वो पास होता है। अपने सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर देख लीजिए, घर से लेकर बाहर तक हर जगह हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं। इवन अगर हम लोग वॉकिंग करते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, अपने पैरों से ग्राउंड को क्या करते हैं, पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सबको यहाँ पर डिस्कस करना टाइम पर्याप्त नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम अपने डेली लाइफ में पर डे, पर मिनट, पर सेकंड कहीं भी देखें, हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में हमेशा इसका यूज होता है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है किसी बॉडीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का इफेक्ट क्या है। फोर्स कैन कॉज और क्रिएट्स द मोशन। जो बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी जो रेस्ट में है उस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। हाँ, कंडीशन क्या है, इफ़ योर अप्लाइड फोर्स इज एनफ फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स बॉडी के मोशन में आने के लिए पर्याप्त है, तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ये नंबर 1 हो गया हमारा। द फोर्स कैन क्रिएट्स और कॉज मोशन। सेकेंड नंबर, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी पर अगर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप मोशन। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के स्पीड को फोर्स इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ऐसे मान लेते हैं कि जो एक कोई सरफेस है, इस सरफेस हमने किसी बॉडी को रखा और अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स, मान लिया हमने फोर्स F अप्लाई किया और इस बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले था ऑलरेडी, वो क्या था, लेफ्ट टू राइट था। अगर आपने फोर्स लगाया तो इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फोर्स क्या होगा, इसमें अप्लाई किया डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इंक्रीजेस। लेकिन अगर किसी बॉडी पर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट लगा दिया जाए, मान लिया फोर्स अपने किसी बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है
और इस बॉडी पर आपने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगा दिया। इस फोर्स को मान लिया F है, तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मीन्स स्पीड डिक्रीज, इट इज स्पीड इंक्रीजेज, यहाँ लिख सकते हैं स्पीड डिक्रीजेस। तो स्पीड में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसका रीजन क्या था, अप्लाइड फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स इज in the direction of motion of the body, then speed of object increases, and if the applied force is just opposite to the direction of motion of the body, then speed decreases, speed decreases। जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का जो स्पीड होता है बढ़ जाता है, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है अगर उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी का स्पीड डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो किसी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे कि कोई बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, जो बैट्समैन है वो बैटिंग करेगा, तो जो बॉल बैट्समैन की तरफ आएगा, बैट्समैन ने क्या किया, अपने बैट से बॉल को हिट किया, तो अगर बॉल का डायरेक्शन मान लीजिए कि ये बॉल था, बॉल का डायरेक्शन क्या है, इधर है ग्राउंड पर, और बैट्समैन कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ मान लीजिए क्या है, ये बैट्समैन है, तो बैट्समैन क्या करेगा, यहाँ से बैटिंग करेगा। उसने बैटिंग मान लीजिए ऐसे किया राइट टू लेफ्ट, तो बॉल का जो डायरेक्शन था इधर था, इस तरफ था, उसने क्या किया, बैट के द्वारा जब हिट किया इस बॉल को, तो क्या होगा, ये हो गया आपका बॉल, इस बॉल को इसने हिट किया तो इसका जो बॉल का डायरेक्शन होगा इधर चला जाएगा, बॉल को इधर वो हिट कर देगा तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, बॉल अब इधर जाएगा, मुँह करते हुए निकल जाएगा। तो क्या हुआ, जो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल का जब पोजीशन यहाँ पर था उसने हिट किया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हुआ, जो उसका डायरेक्शन मोशन था वो चेंज हुआ। इसका डायरेक्शन मोशन था लेफ्ट टू राइट, लेकिन बैट्समैन ने क्या किया, बॉल को हिट किया और उसको इधर टर्न कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का चेंज हुआ। रीजन क्या था, अप्लाइड फोर्स। The force can change the shape and size of an object. Force can change the shape and size of the object. किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे, मतलब उसको डिफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक रबर की बॉल है, उसको आपने ठीक से होल्ड किया, फोर्स अप्लाई किया, तो उसका जो स्फेरिकल शेप था वो डिफॉर्म हो गया। या बैलून है, उसको लीजिए पकड़िए, फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, बैलून का शेप भी डिफॉर्म हो जाएगा। स्प्रिंग ले सकते हैं इस केस में, क्या, एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को क्या करना है, ये मान लीजिए स्प्रिंग था ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्प्रिंग है, इसको आप स्ट्रेस करिए। क्या करें, जब फोर्स इधर लगाएं और इधर भी लगाएं तो क्या होगा, फोर्स के अप्लाई करने से, मतलब इसको स्ट्रेस करने से अब स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी इस टाइप से। तो इधर भी आपने फोर्स लगाया, इधर भी स्ट्रेस किया, अब स्प्रिंग का जो शेप साइज था वो चेंज हुआ, डिफॉर्म हो गया। या अगर ऐसे इसको हम कंप्रेस कर दें, अप्लाइड फोर्स जो अभी था इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर लगा दें, इनवर्ड लगा दें, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हुआ, फोर्स की वजह से, फोर्स के रीजन से क्या हुआ, स्प्रिंग का शेप साइज चेंज हुआ। बॉल की बात कर सकते हैं, बॉल रबर की बॉल है, उसको आपने क्या किया, होल्ड किया, ठीक से पकड़ लिया, तो फोर्स अप्लाई करने से वो डिफॉर्म हो जाएगा, स्फेरिकल शेप नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो बॉडीज़ हैं उनका शेप साइज चेंज होता है। तो फोर्स का ही एक इफेक्ट होता है जो हमको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स कैन स्टॉप मोशन। अब फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स लगाइए, उसके डायरेक्शन मोशन के अगेंस्ट, बॉडी मोशन में था,
यहाँ लिख सकते हो इसे। कोई बॉडी है, ये मोशन में है, इसको स्फेरिकल दिखा देते हैं। अब ये बॉडी मान लो मोशन में था इधर, इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी तो मूवमेंट बंद इसका हो जाएगा। तो रीजन क्या था? रीजन था अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में आई। तो इस टाइप से हम लोग फोर्स के बहुत से एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे, उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए। तो नेक्स्ट हमारा होगा यूनिट ऑफ टॉपिक, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स। टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था कि जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर है। मास का किलोग्राम है। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड है। ऐसे टाइम का सेकंड है। तो जिस टाइप से हमने कहा लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनका अपना एक यूनिट होता है। ठीक ऐसे ही फोर्स का भी यूनिट होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको स्मॉल शॉर्ट में हम लोग इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। जैसे किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया 10 न्यूटन, तो क्या लिखेंगे? 10 एन लिख देंगे। तो ये हो गया न्यूटन क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट है। ऐसे सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डाइन। द सीजीएस ऐसे लिखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम, इन CGS system, unit of force is dyne, D-Y-N-E। इसको डाइन से लिखते हैं वर्ड्स में ही। तो डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। तो अभी इसको मैंने यूज कर लिया, बाकी इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, वहाँ देखेंगे। इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल में, तो इसलिए इसको बताया कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या है? न्यूटन होता है। इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी पर एक फोर्स का पूरा ग्रुप, मतलब 2 या 2 से अधिक फोर्स अप्लाई कर दिया जाए ग्रुप में, उनका सेट हो फोर्सेस का, तो जब किसी बॉडी पर पूरा फोर्सेस का ग्रुप या सेट अप्लाई करते हैं, सेट ऑफ फोर्सेस, तो जो बॉडी है अगर वो एक्सेलरेट नहीं होता है, मतलब रेस्ट में ही रहता है, अपने पोजीशन को मेंटेन रखता है, कब? जब कई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर दिए हैं, तो सारे फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद जो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है फोर्स की, या सारे फोर्सेस का जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है, अगर वो 0 होता है तो फोर्स का इफ़ेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया था वो रेस्ट में ही रहता है, वो एक्सेलरेट नहीं होता है। तो जितने फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई किए गए थे उन सारे फोर्सेस को क्या बोलेंगे कि अप्लाइड फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या? इफ द ग्रुप और सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, क्या? एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती है, मोशन में नहीं आती है, बॉडी रेस्ट में ही रहती है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है एज इट इज़। जैसे फोर्स को अप्लाई नहीं किया था उसके पहले जैसा था, फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी वैसे ही रहता है। तो जो फोर्स अप्लाई किए गए थे उसको बोलते हैं कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। इसके एग्जांपल में ले सकते हैं कि एक बॉडी लिया मैंने, इस पर हमने, ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी रखा हुआ है और इस बॉडी पर
हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, इसको लिख दिया मैंने कि ये 50 न्यूटन है। क्या है? 50 न्यूटन फोर्स है। और इसी फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स इक्वल अमाउंट का अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या मिलती है, या रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलती है, 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या मिला, 0। तो बॉडी क्या होगी, ये बॉडी रेस्ट में होगी। ये बॉडी जैसे था पहले, फोर्स के अप्लाई करने पहले था, फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी वैसे ही रहता है, मतलब रेस्ट में ही रहता है। दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो इफेक्टिव वैल्यू 0 मिलती है। यहाँ का था सेट ऑफ फोर्सेस या ग्रुप ऑफ फोर्सेस, तो दो जरूरी नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, ये फर्स्ट था, अगर हम और फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कि जो बॉडी था, ये सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी दिखाया, ये रखा हुआ है, और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर दिया, कितना, 100 न्यूटन। एफ कितना है, ये 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और इसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में हमने 2 फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे, क्या, 60 न्यूटन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 60 न्यूटन। दूसरा फोर्स अप्लाई कर दिया, F इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो यहाँ देखिए, जो राइट टू लेफ्ट फोर्स अप्लाई किया है, 2 फोर्सेस हैं 60 और 40 के, इन दोनों का जो इफेक्टिव वैल्यू है कितना मिलेगा, ये 100 न्यूटन मिलेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, तो जो फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होंगे उनका सम कर लेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 100 मिलेगा। जो लेफ्ट टू राइट था 100 वो भी है, तो यहाँ पर फिर क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिला, 0 मिला। ये दोनों फोर्सेस 100 न्यूटन के होंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0। सो बॉडी इज अगेन इन रेस्ट, नॉट इन मोशन। तो यहाँ पर दोनों केस देखिए, यहाँ पर 50 न्यूटन 50 न्यूटन, दीज फोर्सेस आर बैलेंस फोर्सेस। यहाँ पर देखिए 100 न्यूटन 40 न्यूटन 60 न्यूटन, ये 3 फोर्स थे, ये तीनों फोर्स क्या कहलाएंगे, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। एक और अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, एग्जाम्पल ले लीजिए 3rd नंबर। इसमें क्या लिया, एक सरफेस है जिस पर किसी बॉडी को आपने रखा, और इस फोर्स बॉडी पर हमने और फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे, एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, इसको मान लिया हमने ये 40 न्यूटन का है। दूसरा फोर्स इसी पर अप्लाई किया और इसको मान लिया कि ये 30 न्यूटन का है। इसी के अगेंस्ट हमने अप्लाई किया एक फोर्स F इक्वल्स टू 50 न्यूटन, एक फोर्स और अप्लाई कर दिया, कितना, 20 न्यूटन। तो दोनों केस में देखिए, जो राइट टू लेफ्ट फोर्स है, लेफ्ट टू राइट फोर्स है, दोनों के वैल्यूज क्या है, 30 40 70, 50 20 70। तो 70 70 दोनों, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 70 70। मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस, चारों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देंगे, और रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। सो बॉडी इज अगेन इन रेस्ट, नॉट इन मोशन। यहाँ भी रेस्ट में था, यहाँ भी रेस्ट में था, यहाँ भी रेस्ट था। मीनिंग क्या था, देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ ड्यू टू द अप्लाइंग फोर्स। इन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद में बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं हुआ।
तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे देखते हैं अनबैलेंस में क्या है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, कितने फोर्सेस, ग्रुप में फोर्स हम या सेट ऑफ फोर्सेस को हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, मतलब बॉडी मोशन में आ जाएगा। और उस केस में क्या कहलाएंगे कि जितने फोर्सेस अप्लाई किए बॉडी पर वो सारे फोर्स क्या हैं, अनबैलेंस्ड हैं, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आया। एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक बॉडी रखा और इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये फोर्स अप्लाई किया हमने, कितना, F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इसी के अपोजिट अप्लाई कर दिया दूसरा फोर्स, यहाँ भी अप्लाई किया कितना, 100, इसको कर देते हैं हम लोग, ये 100 था, इसको लिख दिया हमने 80 न्यूटन। तो लेफ्ट टू राइट अप्लाई किया कितना, 100 न्यूटन, जो राइट टू लेफ्ट है ये हो गया 80 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 100 माइनस 80, अगेंस्ट है ये, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मिला 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स से ये बॉडी, जो ग्रेटर फोर्स था, क्या है ग्रेटर फोर्स, 100 न्यूटन है, तो इफेक्टिव वैल्यू क्या मिला, 20 न्यूटन मिला। दिस बॉडी विल मूव लेफ्ट टू राइट, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी फाइनली विथ 20 न्यूटन फोर्स लेफ्ट राइट। तो कह सकते हैं कि फोर्सेस जो 100 न्यूटन और 80 न्यूटन का अप्लाई किया, ये दोनों फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड हैं। चलिए फोर्स बढ़ा देते हैं। और सेकेंड एग्जांपल में ये सरफेस है, इस सरफेस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी हो गया, इस सरफेस पर हमने अप्लाई किया फोर्स F इक्वल्स टू 100 न्यूटन, और इसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई किए ऐसे, यहाँ अप्लाई कर दिया हमने 60 न्यूटन, F इक्वल टू, और यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं इसे 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन फोर्स है। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तीन फोर्स अप्लाई किया हमने। कितने फोर्सेस हैं, फर्स्ट हमने लेफ्ट राइट अप्लाई किया 100 न्यूटन का, और जो राइट टू लेफ्ट अप्लाई किया है 50 और 60 अप्लाई किया है। तो 50 और 60 का जो इफेक्टिव वैल्यू कितना मिलेगा, ये होगा 110, ऐड कर देंगे। तो राइट टू लेफ्ट अप्लाई हुआ 110 न्यूटन, लेफ्ट टू राइट क्या है 100 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 110 माइनस 100, 110 माइनस 100 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स से ये बॉडी मूव करेगी किधर, जो ग्रेटर फोर्स है। ग्रेटर फोर्स क्या है, 110 है, मीनिंग क्या हुआ, दिस बॉडी विल मूव राइट टू लेफ्ट, इधर मूव करेगा। कितने फोर्स से, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन फोर्स है, ये जो बॉडी राइट टू लेफ्ट ये मूव करेगा। तो यहाँ तीन फोर्स थे, 100, 50, 60, ये तीनों फोर्स क्या हो गए, अनबैलेंस्ड हो गए। यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, फोर्स और बढ़ा सकते हैं। ये सरफेस हो गया, इस सरफेस पर हम लोग एक बॉडी रखते हैं, और जो बॉडी है इस पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इधर, ये हो गया हमारा F इक्वल टू 80 न्यूटन। दूसरा फोर्स अप्लाई कर दिया F इक्वल टू 70 न्यूटन।
यहाँ पर अप्लाई कर दिया कितना, F इक्वल्स टू 60 न्यूटन, और एक फोर्स और अप्लाई किया, F इक्वल्स टू 40 न्यूटन। यहाँ देखिए, यहाँ भी फोर्स अप्लाई किए, कितने फोर्स, 4 फोर्स अप्लाई किए हैं, 70 80, ये क्या है लेफ्ट टू राइट है, और 40 60 है राइट टू लेफ्ट। तो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ क्या मिलता है, इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 150 न्यूटन, ये कितना है 150 न्यूटन, 60 40 ये होगा 100 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी या रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिला, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू होगा 70 80 150 माइनस 60 प्लस 40 100, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन फोर्स से ये बॉडी मोशन में आएगा, चलेगा, ये किधर चलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर क्या है, यही तो है 70 प्लस 80 150 है, और ये 100 है, तो 100 जो राइट टू लेफ्ट है वो 100 है, ये स्मॉलर फोर्स है, और जो लेफ्ट टू राइट है वो 150 न्यूटन जो कि ग्रेटर फोर्स है। तो बॉडी इधर मूव करेगा किस फोर्स से, F इक्वल टू 50 न्यूटन फोर्स से। तो इस केस में क्या होगा, 40 न्यूटन 60 न्यूटन 70 न्यूटन 80 न्यूटन, दिस ऑल 4 फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड। क्या है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो इस टाइप से क्या करते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर ग्रुप ऑफ फोर्स या सेट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड फोर्सेज का जो इफेक्टिव वैल्यू है, जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू है, वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और जो अप्लाइड फोर्सेज होंगे उनको क्या बोलेंगे, ये फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स, जो आपने ग्रुप ऑफ फोर्स या सेट ऑफ फोर्सेज अप्लाई किए किसी बॉडी पर, अगर इनका इफेक्टिव वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलता है, नॉन जीरो मिलता है, मतलब इफेक्टिव वैल्यू 0 नहीं होता है, तो बॉडी मोशन में आएगी और किधर मूव करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जो ग्रेटर फोर्स था उसके डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी, रेस्ट में नहीं होगी, मोशन में रहेगी। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और इसको आप लोग पढ़िएगा, दोबारा फिर से समझिएगा, बुक पढ़िएगा, इसको भी देखिएगा, नोट्स बनाइए, समझिए इसको, और लास्ट में कहेंगे कि इसको समझिए। फिर क्या करना है आपको, इस वीडियो को समझने के बाद में, देखने के बाद में आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ आपके स्टूडेंट्स ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो इस फैसिलिटी को नहीं पाते होंगे, नहीं मिल पाता हो, तो उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। और अगर वो आपके फ्रेंड्स आपसे, आपकी हेल्प से कुछ सीख पाते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ने का मौका भी दीजिए, लोग भी पढ़ें तो और अच्छा रहेगा। तो हम लोग का जो प्रयास होगा, जो हम लोग का एफर्ट है, वो सक्सेसफुल होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और इसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है इसको ठीक से पढ़िएगा, नोट्स बनाइए, जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।